In today's video, we are going to solve the remaining question of 2025 CSET paper. Okay. So welcome everybody. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सारांश गुप्ता और आप सभी लोग देखना शुरू कर चुके हैं अंडरस्टैंड सीसेट यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है और ऑलरेडी मैं एक वीडियो डाल चुका हूँ 2024 सीसेट की। ये एक और वीडियो है। वैसे 3 वीडियोस जानी थी, मैंने 2 वीडियो में ही इसको सम अप कर लिया। ठीक है, तो बढ़िया से सीखेगा। और इसके बाद जो वीडियो होगी वो होगी सो कॉल्ड टफेस्ट पेपर 2023। मेरी नज़र में वो टफेस्ट नहीं था। ठीक है, उससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और एग्जाम में पूछे गए हैं यूपीएससी सीसेट में ही, अलग अलग ईयर्स में। चलिए, सामने अल्फाबेटिकल मिसिंग सीरीज का क्वेश्चन है। मैंने आप सभी लोगों को बताया है कि सबसे पहले ब्लैंक स्पेसेस के साथ साथ सबको काउंट करिए कितना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो 20 का मीनिंग क्या है? या तो 5 5 के 4 पे, या 4 4 के, सॉरी 5 5 के 4 ग्रुप्स, या 4 4 के 5 ग्रुप्स। तो पहले 5 5 के बना लेते हैं। दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। अब मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर BBCD है, तो ऑब्वियसली बात है सब में 3 3 अल्फाबेट्स हैं, यानी कि यहाँ क्या होना चाहिए? ए। तो यहाँ मुझे दिख रहा है ABBCD है, तो यहाँ AABCD होना चाहिए, यहाँ ABCCD होना चाहिए, और यहाँ क्या होना चाहिए? ABCDD। तो कौन सा ऑप्शन बचता है? तो मेरे पास C फॉर सिविल सर्विसेज करेक्ट आंसर बन जाता है। और आप चाहें तो एक काम और भी कर सकते हैं, आप इसको पूरे को ना उठा के डायरेक्टली पुट करके भी ऑप्शंस देख सकते हैं। ठीक है, कंपैरेटिवली आपको चीजें सही मिलेंगी और फालतू की ट्रिक सीखने से अच्छा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन है पार्टनरशिप के ऊपर। शानदार, जबरदस्त, बढ़िया क्वेश्चन है, आप सभी लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 2 persons P and Q enter a business. P puts some rupees, है ना, कितना? तो साहब P ने 14,000 रुपीज, 14,000 लगाए हैं मोर देन Q। ओके, तो एक काम कर लेते हैं भैया। ये रहा P, ये रहा Q। अगर Q ने X लगाए तो इसने X प्लस 14। ठीक है, हमें पता है कि प्रॉफिट का यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनता है? कैपिटल इनटू टाइम। इससे रेशियो ऑफ प्रॉफिट निकलता है ना। फिर P हैज इन्वेस्टेड फॉर 8 months एंड Q हैज इन्वेस्टेड फॉर 10 months। तो यहां से जो रेशियो निकल रहा है वो क्या निकल रहा है प्रॉफिट का? कि P का शेयर 400 ज्यादा है Q के शेयर से, और टोटल प्रॉफिट है अपना 2000। तो एक ही ऑप्शन बचता है, कितना? 1200 रेशियो 800। यानी कि और इसको एलेबरेट करें, हम इसको और सॉल्व करें तो 12/8, और सॉल्व करें तो 3/2 में। ठीक है, तो बस अब आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ पर क्या करना है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये 3/2 है और ये है, तो इसकी मल्टीप्लाई 3 से, इसकी 2 से। तो ये कितना होगा? 16x प्लस 8 to the 16 इंटू 14,000, और इक्वल कितना हुआ? 30x। इधर ले लिया तो 16 into 14,000 इक्वल्स टू कितना हुआ? 14x। ये कटा 1000, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई? 16,000। तो पूछा क्या है? उससे पूछा है, कहते हैं P ने कितना कंट्रीब्यूट किया। तो 16,000 प्लस 14,000, आंसर विल बी A फॉर आज की रात, यानी कि 30,000। ठीक है बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 26।
परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन है, परसेंटेज मोर लेस का क्वेश्चन है। आप सभी लोगों को परसेंटेज मोर लेस के क्वेश्चन में एक बात पता होनी चाहिए कि जैसे अगर मैंने आपसे आके बोला कि ए के पास 20% ज्यादा है बी से, 20% मोर है बी से, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बी के पास 20% लेस है ए से। लाइक ए इज हैविंग 20% मोर देन बी, तो ए बी इज 100, ए इज 120। तो नाउ हाउ मच परसेंट लेस इज हैविंग बी देन ए? टी 20 अपॉन 120 इंटू, हमेशा जब भी परसेंटेज मोर और लेस का सवाल आता है हमेशा ध्यान रखेंगे डिफरेंस अपॉन रिस्पेक्टेड वैल्यू होती है। ठीक है, तो यहां से कितना निकल के आया? 16.66%। ठीक है बेटा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा और यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज भी हो रहा है। ठीक है, कॉन्सेप्ट जरूर नोट करते चलिएगा। अब पी की सैलरी 20% लोअर है क्यू से, एंड क्यू की सैलरी 20% लोअर है आर से। तीन चीजें हैं, पी क्यू आर। तो मैंने आर को 100 माना, तो क्यू 20% लेजर यानी कि 80, पी 80 से 20% लेजर यानी कि 80 माइनस 20%, तो 20% ऑफ 80 विल बी 16, यानी कि इट विल बी 64। तो ये बोल रहा है कि अब बताओ कि आर जो है, आर की सैलरी पी से कितने परसेंट ज्यादा है? तो बड़ा सिंपल सी बात है सर, 36 अपॉन डिफरेंस देख लेना दोनों का, 64 इंटू 100। क्या कटेगा साहब? बिल्कुल कटेगा। तो ये हो गया 4 से 16, ये हुआ 4 से 25, 4 4 जा 4 9 जा, कितना हुआ सर? 225 अपॉन 4। और जब मैं इसको काटा पीटी मचाऊंगा तो 4 5 जा 4 6 जा, यानी कि बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर मेरा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात? क्लियर है बात एकदम। तो परसेंटेज का ही ये वाला क्वेश्चन था। एक अगला क्वेश्चन है आपका मिस्टेकन वाला। तीन क्वेश्चन परसेंटेज से पूछे गए थे 2024 में, सामने सामने दिख रहा है। तीन क्वेश्चन सामने सामने है। बोल रहा है एक नंबर है मिस्टेकनली डिवाइडेड बाय 4 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाई बाय, तो व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द रिजल्ट ड्यू टू दिस मिस्टेक? तो मैंने मान लिया वो नंबर है 1, इसको 4 से मल्टीप्लाई करने की जगह मैंने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। तो 4 माइनस 1/4 इंटू 100। ठीक है, क्या हो गया साहब? ये हो गया 16 माइनस 1/4 इंटू 100। और फिर कितना हुआ साहब? 15/16 इंटू 100। अब भाई सिंपल और सीधी बात है, 16 9 जा 144 होता है, क्योंकि 14.4 कह सकते हो, 15 के मतलब नियरर है। तो ऑप्शन डी फॉर देवडी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देख लो भाई साहब कितनी चीजें टफ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, थोड़ा और ऊपर कर देते हैं ताकि फिर ये दोनों ही क्वेश्चन एक साथ सॉल्व कर ले, है ना। चलिए, एक एग्जामिनेशन है जिसमें 80% स्टूडेंट आपके पास हुए हैं इंग्लिश में, 70% आपके पास हुए हैं हिंदी में, एंड 15% आपके फेल हुए हैं दोनों सब्जेक्ट में। तो परसेंटेज क्या होगा? एक्चुअल में ये वेन डायग्राम का सवाल, लेकिन इसका दूसरा तरीका भी है। क्या कि बेटा टोटल स्टूडेंट्स कितने थे? तो आप बोलोगे साहब 100%। अब अगर 100% में से मैं 15% माइनस करता हूं तो मुझे ये क्या मिलेगा? 85% मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बताओ हाँ या ना। ठीक है, तो अब जनरली लोग क्या करेंगे?
कि अब ये 85% क्या हो गया, लोग इसको मान के चलेंगे ये दोनों में पास हो गए, है ना। मत करना, आप दिमाग मत लगाना फालतू का, सिंपल तरीका सिखाता हूँ। 80% इंग्लिश में पास यानी कि 20% फेल, 70% पास यानी कि 30% फेल। बताओ हाँ या ना। और ये 15% काय में है, बोथ में। मतलब 20% में से अगर मैं ये बोथ फेल वाले हटा दूं तो मुझे क्या पता चलेगा, ओनली इंग्लिश में फेल। इस 30% में से 15% में माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिलेंगे, ये 15% जो ओनली हिंदी में फेल है। और मुझसे वही पूछा है ओनली वन सब्जेक्ट, तो 15 + 50 कितना हो गया, 20%। बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत सीधा और सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। लोग जनरली यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट लगाने की कोशिश करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट तो है क्या, पी ए यूनियन बी इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। दूसरा, वेन डायग्राम का क्वेश्चन। अब आप इसको वेन डायग्राम से ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ये रहा वेन डायग्राम, ठीक है। अब आपको पता है कि भैया इंग्लिश का ये मैंने एक पूरा गोला माना, इस पूरे गोले की वैल्यू है 20%, है ना। इस पूरे गोले की वैल्यू है 30%, और ये दोनों की बोथ की कॉमन वैल्यू है 15%। तो मुझे जब भी ओनली वाला निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा, जो पूरे गोले की वैल्यू ऑब्वियसली बात है उसमें से ये 15% सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो ये क्या बचेगा 5%। और ये क्या बचेगा, ये बचेगा 15%। अब मुझसे ओनली वन सब्जेक्ट का बोला तो 15 + 5 20 हो गया। अगर मुझसे टोटल फेल पूछा जाता तो टोटल फेल ये रहा, 15 + 15 + 5 यानी कि 30। और वो देखो ऑप्शन में है, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक फादर कह रहा है, बोले बेटा ऐसा है, तुम्हारी जो एन ईयर्स बैक, तुम्हारी जो आज की एज है उतना मैं एन ईयर्स पहले था। मतलब इन दोनों बाप बेटे की, फादर सन का जो डिफरेंस है बीच का एज का, वो एन का है ना। यानी कि फादर माइनस सन इक्वल्स टू दे रखा है एन। फिर क्या बोला है, माई प्रेजेंट एज इज 4 टाइम्स ऑफ योर एज एन ईयर्स बैक। यानी कि सन की एन ईयर्स बैक की जो एज होती वो एस माइनस एन होती। हाँ या ना, एस माइनस एन होती। इस एज का 4 टाइम्स किस कौन है, फादर है प्रेजेंट, ठीक है। अब फटाफट से एन की वैल्यू यहां रख लो, ठीक है। तो एफ इक्वल्स टू क्या हो जाता, 4s माइनस 4n। एन की वैल्यू पुट करो, 4s माइनस 4f प्लस 4s। एफ इक्वल टू, है ना। फिर ये क्या हो जाता, 5f, एफ इक्वल्स टू 8s। यानी कि फादर अपॉन सन क्या हो जाता, 8:5। ये प्रेजेंट एजेस का रेशियो आ गया। आगे क्या बोला है, दोनों का सम दे रखा है कितना, 130। यानी कि 8 और 5 13 रेशियो की वैल्यू दे रखी है 130। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितना हो गया 10। तो इन भाई साहब की कितनी हो गई 80, और सन की कितनी हो गई 30। दोनों का मुझे डिफरेंस लेना है, ओ सॉरी 50, 80 और 50 दोनों का डिफरेंस लेना है, कितना होगा 30। यानी कि ए फॉर आज की रात आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ओहो क्या बात है, क्या पूछता रहता है यूपीएससी कभी कभी तो। क्वेश्चन नंबर 30 आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है बताओ इनमें से कौन सा करेक्ट है, इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो 1 मीट्रिक क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, ये वाली बात बिल्कुल सही है। 1 मीट्रिक टन, या इसको 1
टन भी कह सकते हैं, जिसमें 1000 kg होता है, बिल्कुल ठीक है। 1 हेक्टेयर एक एरिया की यूनिट होती है, इसमें 10,000 स्क्वायर मीटर होते हैं, ये भी बात ठीक है। यानी कि डी फॉर देवडी 1 2 3 आपका करेक्ट आंसर होगा। देख रहे हो, बिल्कुल कॉमन सेंस। हाँ, बचपन की नॉलेज काम आती। चलिए, क्वेश्चन नंबर 35 है आपका अगला सवाल। शायद इतने में आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा हो। हाँ, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। चलिए देखिए, थोड़ा सा छोटा और करके अगर दिख रहा हो तो। दिख रहा है भैया? हाँ जी, दिख रहा है। चलिए, एक्स एक 2 डिजिट नंबर है, ओके। वाई एक और 2 डिजिट नंबर है जो कि फॉर्म हुआ है बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स ऑफ एक्स। ओके है, कोई इश्यू नहीं है ना? तो चलिए, एक्स को मैंने ले लिया 10a+b प्लस वाई क्या हो गया 10b+a। दोनों का सम किसके बराबर है? ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर यानी कि 99 के। कितना हुआ? 11a+b, 11 कॉमन ही ले लो, सीधा 99। तो a+b क्या हो गया? 9। अब देखो, a+b 9 है, x की नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज है। तो a की पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी, b की पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी, पहले ये समझ। अगर मैंने बोला a की वैल्यू 0 है या b की वैल्यू 0 है, तो बेटा यहां से a की वैल्यू 0 से सिर्फ b बचता, सिंगल डिजिट हो जाता। यहाँ b की वैल्यू 0 से y भी सिंगल डिजिट हो जाता, लेकिन वो 2 डिजिट नंबर है। लेकिन अगर मैं वही कहूं कि a की वैल्यू 1 + b की वैल्यू 8, क्योंकि a में b में से कौन लार्जर ऐसा कुछ नहीं दिया, तो x की वैल्यू क्या हो जाती? 10 + 8 यानी कि 18। और मजे की बात पता है क्या है? इस 1 से लेके 8 तक और इस 8 से लेके 1 तक दोनों पॉसिबल वैल्यूज होंगी, तो x की पॉसिबल वैल्यूज होगी क्या? डी फॉर देवडी यानी कि 8। अगला, वेट ऑफ 6 बॉयज इक्वल टू वेट ऑफ 7 गर्ल्स इक्वल टू वेट ऑफ 3 मेन इक्वल टू वेट ऑफ 4 विमेन। अगर एवरेज वेट इनका ऑफ विमेन 63 है, तो बॉयज का एवरेज वेट क्या होगा? तब देखो, जनरली लोग क्या करेंगे ना, इसको 4 विमेन का एवरेज वेट मान के 4 से डिवाइड करने लग जाएंगे। भैया एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? सम इनटू नंबर ऑफ थिंग्स। तो अगर मैं 4 विमेन का टोटल वेट देखूं तो वो कितना होना चाहिए? 4 × 63 यानी कि 252 kg। और ये टोटल वेट किसके इक्वल है भैया? हमारे 6 बॉयज की भी तो इक्वल है। तो बस टू इसका ही तो 252 डिवाइड बाई 6 करके एवरेज निकाल लूंगा। 6 4 = 24, 6 2 = 12, यानी कि बी फॉर बाहुबली मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात खत्म। इतना सा सवाल था, ठीक है। तो आपको एवरेज का भी कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। चलिए, ओहो, क्लॉक। 2 क्वेश्चन थे इससे, ध्यान से देखिएगा। आज मैं आपको रिपीटिंग कैलेंडर का भी जो अगला क्वेश्चन है उस पर एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। क्या बोल रहा है? 10 AM से 2 AM के बीच में आवर हैंड और मिनट हैंड कोइंसाइड कब होंगे? कोइंसाइड मींस 0 डिग्री का एंगल भैया। और 0 डिग्री का एंगल 11 टाइम्स बनता है इन 12 आवर्स, एंड 22 टाइम्स बनता है इन 24 आवर्स। कौन सा एंगल किस टाइम पे गायब होता है? तो मजे की बात यह है, 11 से 12 और 12 से 1 के बीच में सिर्फ एक एंगल बनता है जो कि है 12। और हर 65 मिनट्स में ये लोग कोइंसाइड करते हैं, अप्रोक्सीमेट। एग्जैक्ट टाइम होता है 65:5/11। ठीक है। अब 10 AM से 2 PM, तो 10 AM से 11 AM तक 1, 11 AM से 1 PM तक 1, एंड 1 PM से 2 PM तक 1। यानी कि टोटल कितना हुआ? 3 टाइम्स, यानी कि ए फॉर आज की रात आपका करेक्ट आंसर है।
अब बोल रहा है कैलेंडर 2025 कब रिपीट होगा। तो देखो इससे पहले आप लीप ईयर देखो कितने साल पहले गया है। तो लीप ईयर आपको पता चलेगा कि 2024 में गया, यानी कि एक साल पहले गया है। तो इसमें आप क्या कर दोगे, +6 यानी कि 2031। लेकिन बेटा अभी भी कॉन्सेप्ट आपका हाथ आधा है, आप अभी सी आंसर ऐसे मार्क नहीं कर सकते। आपको ये पता चला कि 2031 एक आंसर हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी है। अब जरा आप ये देखो, इन दोनों में 6 इयर्स का गैप है ना, है ना। कैलेंडर रिपीट कब होता है, जब रिमाइंडर क्या आ रहा हो, 0, या कहा जाए ऑड डेज आपके क्या हो रहे हो, 0, है ना। तो 6 इयर्स में अगर आप देखते हो तो कितने लीप ईयर है, तो एक 2028 को छोड़ दो, बाकी सब लीप नॉर्मल ईयर है। तो 5 नॉर्मल ईयर, 1 लीप ईयर। एक नॉर्मल ईयर में कितने ऑड डे होते हैं, 1 नॉर्मल ईयर में 1 ऑड डे, यानी कि यहाँ हो गए 5। 1 लीप ईयर में 2 ऑड डे, यानी कि हो गए 2। तो 5 + 2 कितना हुआ, 7। और जब 7 को 7 से डिवाइड करूंगा तो ऑड डे कितना आएगा, 0। यस, नाउ यू कैन से ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये पूरा चेकआउट करना, ये गड़बड़ मत कर देना कि हमने आधी बात करके कर दिया। रिमाइंडर का 0 होना बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पर भी नीचे एक और क्लॉक का क्वेश्चन है। बोल रहा है लेट PQRS बी डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर्स, PQ ऑड RS इवन। तो बोल रहा है इन तीनों में से कौन से स्टेटमेंट सही होंगे। भैया जिसने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स जिसको पता है, जिसको पता है कि ऑड प्लस ऑड क्या होता है, ऑड प्लस इवन क्या होता है, ठीक है, इवन प्लस इवन क्या होता है, ठीक है, तो सारी चीजें वो इजीली और प्यार से बना लेगा। और मजे की बात बताओ, ऐसे पे ना, ऐसे वाले क्वेश्चंस में करीब 12 to 14 क्वेश्चंस आते हैं। और यहाँ एक भी पॉसिबिलिटी सही हुई ना तो सही ही माना जाता है, लेकिन अगर डेफिनेटली यूज करता है वर्ड, तो डेफिनेटली 2023 के क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं उसमें। तो डेफिनेटली वाले में तो वहां पे वही एक वैल्यू ही आएगी। लेकिन इज लिखा है या कैन भी लिखा है तो कोई भी पॉसिबिलिटी से ही कर लो। अब देखो, P - R का होल स्क्वायर, सबसे पहले बात समझो, ऑड माइनस इवन क्या होता है। ऑड माइनस इवन, 5 - 2 क्या आएगा, ऑड। और ऑड का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, यानी कि ऑड का स्क्वायर ऑड। अब इस ऑड की मल्टीप्लाई मैं किससे कर रहा हूं, क्यू और एस। तो बेटा ऑड इंटू इवन क्या होता है, 3 × 2 = 6 इवन, यानी कि नाउ इससे इवन मिला तो ऑड इंटू इवन क्या होता है, अगेन इवन, यानी कि यहाँ पे भी इवन नहीं लिखा है, करेक्ट है। ठीक है, अगेन सेम थिंग, Q - S, भैया अभी बात हमने करी, ऑड माइनस इवन क्या होता है, 5 - 2 क्या आएगा, 3, ऑड। ऑड की मल्टीप्लाई बोल रहा है क्यू का स्क्वायर, यानी कि ऑड का स्क्वायर ऑड, है ना, 3 स्क्वायर 9 की मल्टीप्लाई इवन से करी, यानी कि 9 × 2 = 18 इवन। अब ये ऑड है, यहां से इवन निकल के आ चुका है, अगेन जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या निकल के आएगा, इवन, यानी कि सेकंड भी सही है। अगला, Q + R का होल स्क्वायर, तो ऑड प्लस इवन क्या होता है, 2 + 3 5, 5 का स्क्वायर क्या हो गया, ऑड। यहाँ ऑड ही निकल के आया। P + S अगेन ऑड प्लस इवन क्या आया, ऑड, है ना, 3 + 2 5। और ऑड की मल्टीप्लाई या कहा जाए ऑड का स्क्वायर क्या होता है, ऑड ही होता है, यानी कि थर्ड भी सही है। डी फॉर देवडी आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, इतना आसान सवाल था। अगला क्लॉक का क्वेश्चन है। एंगल पूछ रहा है, मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में टाइम दिया है 4:25। सिंपल सा तरीका बताता हूँ। देखो जो भी क्लॉक होती है ना, कोई भी क्लॉक अगर आप देखते हो, एनालॉगी क्लॉक ही है यहाँ पर, ड्राइंग थोड़ी खराब है, हाँ, तो उसके लिए खुद को माफ कर लेना।
ठीक है। तो ये वाले जो एंगल होते हैं ना, ये सारे, ये टोटल 12 गैप्स होते हैं, पर गैप 30 डिग्री का होता है, तभी पूरा सर्कल मिलके कितना बनाता है, 360 डिग्री। अब देखना 425, 25 का मतलब क्या हुआ सर, आप मिनट हैंड होगी कितने पे, 5 पे, तो आवर हैंड हो गई 4 पे, मिनट हैंड हो गई, मिनट हैंड हो गई 5, है ना। अब बहुत प्यार से बताओ, ये एक गैप ही तो है पूरा, एक आवर का पूरा गैप है, तो ये कितना डिग्री हो गया, ये तो 30 डिग्री तो यहाँ पर सेट है। अब इस 5 यानी कि 25 मिनट्स की वजह से आवर हैंड इधर की तरफ को और एंगल बनाएगी, कितना, तो सर आवर हैंड 1 मिनट में बनाती है हाफ डिग्री, यानी कि 12.5 डिग्री। अब आप खुद सोचो, ये पूरा गैप एंगल मेरा 30 डिग्री का है, यहाँ से आवर हैंड 12.5 अंदर बढ़ गया, यानी कि ऑब्वियसली बात है 30 डिग्री में कम हो जाएगा, यानी कि कितना आया, 17.5 डिग्री। और कौन सा ऑप्शन है, सी फॉर सिविल सर्विसेज, करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए, ब्लॉक के भी आपको नए नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिल गए। हम्म, ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है 45। क्या कह रहा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ फाइव्स यूज्ड इन नंबरिंग अ 260 पेज बुक। देखो मैं तुम्हें एक मजे की बात बता, 1 से लेके 99 तक अगर मैं बात कहूं, या 1 से लेके 100 तक कहूं, वैसे 99 तक ही ठीक है, 2 डिजिट्स में करूं, तो बेटा सिंपल सी बात समझना, हर नंबर कितने बार है, हर नंबर 2 बार है, ओ सॉरी 20 टाइम, हर एक नंबर, चाहे वो 4 हो, चाहे वो 5 हो, चाहे वो 2 हो, चाहे वो 3 हो, ठीक है, चाहे वो 1 हो, कितनी बार है, जल्दी कमेंट करके बताओ मुझे सारे लोग, अगर ये वाली बात मेरी समझ आई है या नहीं आई है, मुझे ये भी बता देना भाई, ठीक है। हर एक नंबर कितनी बार होगा, 20 टाइम्स का ही होगा, और कोई नहीं रोक, ठीक है। अब बात आती है कि ठीक है साहब, 100 से 200, ये 20 टाइम्स, ठीक है, 200 से 299, सेम चीज, 100 से 199 तक भी, और इधर भी। तो अब जब इसको मैं देखूंगा, मुझसे बोला गया है कि साहब इसका हम क्या करें, इसका हम क्या करें कि ये कैसे पता चलेगा कितने 5 यूज किए। तो जब हम 1 से लेके 99 पेजेस तक पहुंचेंगे, तो 20 टाइम्स 5 यूज किया, कैसे आप देख सकते हो, 5, 15, 25, 35, 45, 55, 55 में पहले यूनिट डिजिट काउंट करना, ठीक है, 65, 75, 85, 95, फिर 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, तो ये इधर 10 टाइम्स और इधर 10 टाइम्स, टोटल कितने हो गए, 20। फिर ऐसे ही 100 से 199 तक, ये 20। अब जब 200 से 260 तक आप देखोगे, तो पहले 205, 215, 225, 235, 245, 255, ठीक है, 255 में सिर्फ यूनिट डिजिट देखना, तो 6 टाइम्स तो वो मुझे दिख गए, 205, है ना, 215, 225, 235, 245 और 255। अब 251 से देखो, 250 से, 250, 251, 252, 253, 254, 25, कितना हुआ, 255 में 1 ही काउंट करेंगे, 256, 257, 258, 25, कितने हो गए, 10, तो 10, तो बेटा टोटल कितना हो गया, तो टोटल हो गया 56 टाइम, बी फॉर बाहुबली,
करेक्ट आंसर। अब अगला क्या बोल रहा है भैया, सम ऑफ सीक्वेंस फर्स्ट 28 टर्म्स। ओके, पता नहीं क्या हो, गला क्यों सूख रहा है इतना। ठीक है, तो जरा देखना भैया, कुछ तो नजर आ रहा है मुझे, कहीं तो कुछ बवाल है। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो मुझे क्या नजर आ रहा है। तो सबसे पहले नजर आ रहा है वन, एक सिंगल, फिर वन टू, फिर अब ये 1 3 2 लिख दिया तो क्या हुआ, है तो 1 2 3 ही। फिर ये 1 2 3 4, फिर अगला 1 2 3 4 5, कितने हो गए ये, 3 और 3 6 4 10 और 5 15। अगला क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 21। अगला क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7, होगा 28 पूरे। अब क्या सम होगा इनका, तो 1 + 3 + 6 + 10, है ना। 10 के बाद वो हो गया क्या, 15, वो हो गया 21 और ये हो गया 28। सबको ऐड करोगे आंसर आएगा क्या, बी फॉर बाहुबली 84। ठीक है बात, डन। इतना इजी, इतना फुद्दू क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रहा, हंसी आने लगती। कुछ तो बढ़िया पूछो यार, पेपर टफ होना चाहिए। मेरे हिसाब से बहुत सारे लोग मेरा बाइकआउट करने लगेंगे। गलती है आपके, आपको पढ़ाने वाले मास्टर की है, मेरी नहीं। जो उसने आपको चीज़ें सिखाई नहीं, ठीक है, जिसने आपके दिमाग में ये डाल दिया कि आपकी मैथ्स वीक है, जिसने आपके दिमाग में ये डाल दिया कि आपका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है। लिटरली अगर आपका टीचर आपसे कोई ये वाली बात कहता है कि आपका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है, आपकी मैथ्स पहले से वीक है, तो उन्हें पहले तो छोड़ दो। क्योंकि वो क्या कर रहे हैं मैं बता देता हूँ, सत्य यही है, वो अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, ताकि जब आप फेल होके आओ तो आप उनसे ये ना कह सको कि सर आपने नहीं सिखाया। वो आपसे ये कह सके कि तुम तो ऑलरेडी वीक थे इसीलिए फेल हुए। इनफैक्ट मैं बता दे रहा हूँ, लोग बुक रिकमेंड करते हैं, मैंने कई टीचर्स को देखा है, ये वाली बुक ले लो, रामबाण है। उसके पीछे का रीजन है, उन्होंने खुद भी वही लगाई होती है ना। फिर जब आप उसमें से डाउट लेके आओगे तो वो आपको उसका डाउट बता देंगे, उसकी फिर एक ट्रिक भी बता देंगे, और आपकी नजरों में वो महान साबित हो जाएंगे। है, कटु सत्य है ये। और अगर मेरी इस बात से किसी टीचर को मिर्च लग रही है, कर रहे हो ना तुम भी ऐसा, है ना, तभी मिर्च लग रही है। चलिए, a person buys 3 article PQRS R, okay, for rupees 3330, okay. P costs 25% more than R costs 20% more than Q, okay sir। अगेन देखो एक और परसेंटेज का क्वेश्चन है, PQR, P कितना, R कितना हुआ 100, तो Q हुआ 120। 120 का 25% कितना होता है सर, 30, इसमें ऐड कर दिया, ये हो गया 150। यहाँ से रेशियो बन गया 15:12:10। टोटल किसके बराबर है, तो सर ये बराबर है 37 के। तो 37 रेशियो मेरा इक्वल है किसके, 3330 के। तो 1 रेशियो किसके इक्वल होगा, 3330/37। अब आप क्यों भूल, जब इसमें से लोग काटा पीटी में रोने लग जाएंगे भाई। अरे 37 3 सा 111 होता है, तो ये 333 ये कितनी टाइम्स जाएगा, 90। अब बोल रहा है पी की वैल्यू क्या होगी, यानी कि 15 रेशियो की वैल्यू पूछा है, यानी कि 15 × 90। 15 9 से कितना होता है 135।
और एक जीरो। क्या हो गया आंसर? डी फॉर देवडी करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है। अगला बोल रहा है इफ द सम ऑफ द टू डिजिट नंबर ए बी एंड सी डी इज अ थ्री डिजिट नंबर। ओके, ए बी प्लस सी डी आपका किसके इक्वल है? वन सी डी के। तो बोल रहा है व्हाट, रादर ठीक है, डिनोट डिस्टिंक्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए। तो अगर अब मैं यहाँ तुमसे पूछूं कि ए की वैल्यू क्या हो सकती है, आपको ये बताना है। ठीक है, यहीं से आपको सोच समझ के चीजें करनी है। अब आप सोच लो क्या हो सकती है। अगर मैं यहाँ सी की वैल्यू टू रख लूं, ठीक है, तो देखना ए बी टू डी और अपॉन में क्या हो गया, वन टू। अब बी और ई मिला के मैं कुछ ऐसा करूं कि यहाँ देखो, यहाँ जनरली किसी एक की वैल्यू नाइन जरूर होगी, तो सी की टू हो गई तो यहाँ ए की वैल्यू नाइन होने के एकदम चांसेस है। ठीक है, तो अब क्या करूं मैं यहाँ पे बी और डी की वैल्यू क्या रखूं? देखो अगर ये एट हुआ, एट और टू टेन, तो मुझे दो कैरी टू कैरी चाहिए, नाइन हुआ तो वन कैरी चाहिए। तो कुछ ऐसा करो कि इन दोनों को मिला के वन कैरी तक पहुंच जाए। तो एक काम करते हैं, बी की वैल्यू लिख लेते हैं फाइव, डी की वैल्यू लिख लेते हैं सिक्स। तो ई की वैल्यू ऑटोमेटिकली कितनी हो जाएगी? ई की वैल्यू हो जाएगी वन। तो ए हो गया फिर नाइन, बी ये हो गया फाइव, टू, और ये हो गया सिक्स अपॉन 121। क्या प्रूव हो रहा है? यस, यानी कि ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? मत करना यार वो सब चीजें। टेन ए प्लस बी, टेन सी प्लस डी इक्वल टू हंड्रेड प्लस टेन सी प्लस, मत दिमाग मार। ठीक है, उसमें फिर तुम कंफ्यूज हो। ठीक है, सीधा सीधा सवाल। चलिए अगला। ओहो, थ्री नंबर्स दे रखे हैं। ठीक है, एक्स वाई जेड आर सिलेक्टेड। हाँ, मुझे एक बच्चे ने डाउट भेजा था, मैं यूट्यूब पे कमेंट मैंने देखा था, क्वेश्चन बताने के लिए कहा था उसने, पीछे एससीएफ का एक क्वेश्चन था, तो वो मैं अभी लास्ट में डिस्कस कर जाऊंगा दोबारा से। थ्री नंबर से एक्स वाई जेड आर सिलेक्टेड फ्रॉम अ सेट ऑफ द फर्स्ट नेचुरल नंबर्स। ओके, एक्स वाई जेड यानी कि वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन। x is greater than 2y and 2y is greater than 3z। तो बोल रहा है कितने डिस्टिंक्ट ट्रिपलेट बनेंगे x y और z के। ठीक है, तो अगर मैं z की वैल्यू वन रखता हूं तो y की वैल्यू टू है ना, तो ये टू बाई हो गया फोर, तो x की वैल्यू हो गई फाइव। प्रूवन, प्रूवन। तो पहला तो x की वैल्यू हो गई फाइव, y की वैल्यू टू और z की वैल्यू वन। ठीक है, दूसरा ट्रिपलेट, अब z की वैल्यू मैं टू रखूं, लेकिन एक सेकेंड, अगर मैं z की वैल्यू टू रखता हूं तो यहाँ हो गई सिक्स, तो y की वैल्यू मुझे रखनी पड़ेगी फोर। ठीक है, तो ये, हाँ, फिर ऊपर हो गया एट, तो x की वैल्यू क्या बनेगी? नहीं बनी ना बात। अच्छा, z की वैल्यू वन और y की वैल्यू अगर मैंने, तो फिर एक चीज बताओ, अगर मैं सिंपली एक चीज देखूं, z की वैल्यू वन और यहाँ से y की वैल्यू टू है ना, y की वैल्यू टू, तो इसके फोर से ऊपर फाइव तो आ ही गया, तो एक ये और एक ये ही तो हो सकता है। तीन तो यही मुझे दिख गया ऐसे ही। फिर अगर अब
2 नहीं रख सकता तो 3 एक बार रख के देख लो, क्या पता बन जाए। तो ये हो गया, अगर z की वैल्यू 1 तो यहाँ 3, y की वैल्यू 3 रखा तो 6। हाँ, तो एक ही ये बन सकता, 7,3,1। टोटल ट्रिपलेट कितने बनेंगे? 4। ठीक है बात। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपके है 50। क्या कह रहा है भैया? कह रहा है, बोले यार यहाँ कॉस्ट दे रखी है, टोटल कॉस्ट ऑफ 4 ऑरेंजेस प्लस 6 मैंगोज प्लस 8 एप्पल्स इक्वल टू कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज प्लस 2 मैंगोज प्लस 5 एप्पल। यही गिवन है ना? फिर क्या कह रहा है, पहले तो यहीं से देख लो कुछ निकल पा रहा है कि नहीं निकल पा रहा है भाई। तो यहाँ से क्या, तो यहाँ से ये 1 ऑरेंज इधर आ गया, तो 3 ऑरेंज प्लस 2 मैंगो प्लस 3 एप्पल इक्वल टू 0। ये कह सकते हैं क्या? क्या ये वाली बात कह सकते हैं? बताइएगा जरा एक बार कमेंट करके, क्या इस क्वेश्चन में हम ये वाली बात। अच्छा, अब बोलोगे सर आपने एक मिस्टेक कर, आप गोल्डन रूल हमें तो बताते हो, खुद अप्लाई नहीं करते, कौन बोला? अपन यही तो चेक करना चाहते हैं कि तुम गोल्डन रूल अप्लाई कर रहे हो कि नहीं। भाई साहब, ट्वाइस। तो मालिक साहब, आपकी ये क्या हो गया? ये हो गया 2 ऑरेंजेस, 2 ऑरेंजेस प्लस 4 मैंगोज, है ना, प्लस 10। तो यहाँ से क्या निकला? 2 ऑरेंज प्लस 2 मैंगोज इक्वल टू 2 एप्पल। 2 कॉमन लेके कट जाएगा, ऑरेंज प्लस मैंगो इक्वल टू एप्पल। अब क्या बोला है, ये क्वेश्चन आ गया तो मुझसे बोला, एक स्टेटमेंट पहला दिया है कि साहब 3 ऑरेंज और 5 मैंगो और 9 एप्पल की टोटल कॉस्ट, 3 ऑरेंज प्लस 5 मैंगो प्लस 9 एप्पल की टोटल कॉस्ट है किसके बराबर? 4 ऑरेंज प्लस 6 मैंगो प्लस 8 एप्पल। तो जरा जब इधर उधर किया तो मुझे यहाँ से वैल्यू क्या मिली? O प्लस एम इक्वल्स टू, यानी कि ये वाली बात क्या है, बिल्कुल सही है। फिर बोल रहा था टोटल कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज प्लस 1 मैंगो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एप्पल, तो सेकंड भी तो बात सही है। आंसर क्या होगा? सी फॉर सिविल सर्विसेज बोथ। ठीक है बात। चलिए, अगला क्वेश्चन इसी पे है, नहीं है? अगले क्वेश्चन की तरफ अग्रसर हुआ जाए। ये यहाँ है कहानी। डिविजिबिलिटी का मैंने आप लोगों से कहा था, कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया था, आपसे कहा था कि पढ़िएगा जरूर। क्या कह रहा है? 32 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 27 इज डिविजिबल, इज डिविजिबल बाय। तो बेटा ये क्या बना? 2 की पावर 25 प्लस 2 की पावर 27। 2 की पावर 25 कॉमन आया, 1 प्लस 2 की पावर 2। 2 की पावर 25, ठीक है, इंटू 5। एक 2 की पावर निकाल लो, 2 निकाल लो, 24 इंटू 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, और ये मिलके क्या क्रिएट करेगा? 10। तो ये किससे डिविजिबल है? सी फॉर सिविल सर्विसेज, 10 से डिविजिबल है। अगला, पी और क्यू पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, सेटिस्फाइंग पी इज लेसर देन क्यू। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ क्यू दैट
डज नॉट डिटरमाइन पी एंड क्यू यूनिकली। नहीं समझ आया ना? शानदार क्वेश्चन है, इसीलिए नहीं समझ आया भाई। बोल रहा है के की ऐसी वैल्यू पुट करो जिससे पी और क्यू ना, जो है ना, वो एक ही वैल्यू से ना हो जाए। मतलब पी की वैल्यू मान लो मैंने 1 रखी, क्यू की वैल्यू मैंने 2 रखी, तो के की वैल्यू हो गई 3। तो अब ना पी और क्यू की एक ही वैल्यू है जो 3 दे सकती है, 1 और 2, और कोई नहीं बन रही पॉजिटिव इंटीजर्स में, है ना। तो चलो के की वैल्यू 4 मैंने मान ली, तो के की वैल्यू 4 क्या हुई? ठीक है, मुझे एक ही वैल्यू चाहिए, ठीक है, और वो भी ऐसी वाली है ना। और कौन सी वैल्यू चाहिए? स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो एक तो मेरे पास 3 है ऑप्शन में, ठीक है। अब अगला, लेकिन यहां पर 3 ऑप्शन में है तो, लेकिन तो यूनिकली दे रहा है। अगला, अब आता है के की वैल्यू 4 मैंने ली, तो के की वैल्यू 4 लेने का क्या मतलब हुआ बेटा? कि साहब ऐसा है 1,3 और 2,2, लेकिन 2,2 भी सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि पी और क्यू इक्वल नहीं हो सकते हैं, है ना। तो अब के इक्वल टू 5 देखा, तो अब देखो भाई, हमें चाहिए यूनिक ना हो। तो अगर मैं अब P1 और Q2 लिखता हूं, तो पी के की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। सर सेटिस्फाइड तो है, लेकिन के की वैल्यू 3 के लिए ये दोनों यूनिक हो गए, है ना। अब अगर मैं के की वैल्यू 4 लेता हूं, तो एक तो पी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, क्यू की वैल्यू 3, और दूसरा ऑप्शन क्या है? पी की वैल्यू 2, क्यू की वैल्यू 2। ये पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है पूरा। अब जरा के की वैल्यू 5 लेके देखो, तो क्या बन जाएगा? 1,4, 2,3, कोई और नहीं बनेगा। तो P और Q की यूनिक वैल्यू यहां पर नहीं है, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू K की क्या होगी यहां पर? 5। ठीक है बेटा, क्लियर है? चलो अगला। हाँ, डायरेक्शन से 2 क्वेश्चन है लगातार। चलो, अ पर्सन वॉक्स 100 मीटर स्ट्रेट फ्रॉम हिज हाउस, टर्न लेफ्ट। चलो मैंने 100 मीटर, हाँ, ये चलाया 100 मीटर, फिर यहां से उसने लेफ्ट लिया और फिर से 100 मीटर चला। फिर क्या किया उसने? फिर से लेफ्ट लिया, ये चला 100 मीटर, फिर से 100 मीटर, देन उसने क्या किया? लेफ्ट लिया और 300 मीटर, देन उसने राइट लिया और 100 मीटर। चलो, अब वो ऑफिस पहुंच गया, लेकिन वो बोल रहा है कि बताओ किस डायरेक्शन में वो इनिशियली चला होगा, और उसका जो ऑफिस है वो नॉर्थ ईस्ट में है। तो जरा बेटा अपना वाला ना मैप देखो, जरा मैप याद करो, डायरेक्शन में जो मैंने आपको मैप बताया था। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट। अब मुझे एक चीज बताओ, ये मेरे इनिशियल के हिसाब से ये कौन सी डायरेक्शन है? नॉर्थ वेस्ट, लेकिन ऑफिस तो नॉर्थ ईस्ट में है, यानी कि मुझे नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट जाने के लिए क्या चाहिए? 90 डिग्री क्लॉकवाइज।
है ना। और मैं कौन सी डायरेक्शन लेके चला हूं, ईस्ट। तो ईस्ट से भी क्या करूं मैं, कौन सी डायरेक्शन लेके चलूं, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। आंसर क्या हो जाएगा, ई फॉर सिविल सर्विसेज। ठीक है बात, तरीका समझ आया। चलो अगला कह रहा है, अ पर्सन वॉक्स 100 मीटर वेस्टवर्ड, ओके, वेस्टवर्ड, 100 मीटर westward, then turns left and 100 meter. Okay. Now he then turn clockwise. Okay, तो clockwise देखो, clockwise वो किधर जाएगा समझना। यहाँ से एक तो वो सीधा चला गया, है ना, यहाँ से वो सीधा चला गया, वापस गया तो 180, 180 के बाद अब वो यहीं से तो घूम के वापस गया ऐसे, तो 180 के बाद 225 क्या हो जाएगा। हम्म। अब 225 क्लॉकवाइज बोले ना तो 45 एंटी क्लॉकवाइज बना देना, सिंपल बात। तो अब ये कौन सी डायरेक्शन है, तो साहब ये है नॉर्थ ईस्ट। अच्छा पहले ही डी पर देव डी पे आंसर लगा हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अरे ये तो बच्चों वाले सा, छोटा करना पड़ेगा अब पूरा। क्या कह रहा है, बोले साहब स्टेटमेंट को कंसीडर करूं, है ना, और बताओ क्या सही है। तो स्टेटमेंट है इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क। तो कंक्लूजन वन कह रहा है इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सपोर्टर। तो मतलब हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं, तो इससे ये कंक्लूजन कहाँ निकलता है कि हम लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी होंगे। बताओ जरा, हो सकता है हमारे देश की खपत इतनी हो कि हम पूरा का पूरा मिल्क ले चले, सारा ही दूध पी जाते हो, हैं, ये भी तो पॉसिबल है। अच्छा इंडिया इंपोर्ट नहीं करता, अब मान लो 60% इंपोर्ट करके 10% ले ले रहा है ना, सस्ता, महंगा दे के सस्ता कहीं और से उठा ले रहा है। तो भाई ये दोनों ही बातें आपकी सही नहीं हो सकती। आंसर क्या होगा, डी फॉर देव डी, नाइदर। अगला, ओहो, शुरू हो गया खेल डेटा सफिशिएंसी का। मैंने पहले ही सभी लोगों को बताया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई। अब देखो कितने धड़ाके से क्वेश्चन उड़ते हैं इसके। बोल रहा है एम और एन की वैल्यूज बतानी है, ठीक है, एम और एन नेचुरल नंबर है, एम प्लस एन इज ग्रेटर देन एम एन एंड एम ग्रेटर देन एन, और प्रोडक्ट है इनका 24। तो 24 प्रोडक्ट कैसे हो सकता है, आप मुझे बताओ, कैसे निकालूं मैं इसको। प्रोडक्ट है 24 एम एन, अब एम प्लस एन जो है वो 24 से तो ग्रेटर होना चाहिए, ऐसा कह रहा है। तो बोल रहा है एम और एन की वैल्यूज बताओ कैसे निकलेगी, क्या तरीका हो सकता है। तो मुझे ये कंफर्म है कि अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। आप बोले साहब खाली बी से आंसर आ तो जाएगा, 6483। हाँ बिल्कुल ठीक है, खाली बी से आंसर आ जाएगा। फर्स्ट वाले स्टेटमेंट का क्या, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। एम ग्रेटर देन एन कहाँ से पता कर लिए, जो आप 83 और 64 कह रहे हो, स्टेटमेंट वन से ही पता किए ना। तो यानी कि ये तो साफ है कि इन दोनों स्टेटमेंट्स को मिलाओ आंसर पाओ। ठीक, ऐसे ही जरा ये वाला देखना, व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू डाउनलोड द सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर का साइज है, ये ट्रांसफर रेट है यानी कि स्पीड है, तो दोनों को मिलाऊंगा तभी आ पाएगा, हाँ या ना। तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर एक ही पेज पे थे और दोनों का आंसर सी ऑप्शन।
ठीक है। चलिए, अगर डेटा सफिशिएंसी किसी को अच्छे से आ गई तो वो इन क्वेश्चंस को ऐसे ही उड़ाएगा जैसे मैं आपके सामने उड़ाया हूँ अभी। ठीक है, चलिए 64 दिया हुआ है। कह रहा व्हाट आर द यूनिक वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड एक्स वाई डिस्टिंक्ट हैं कैसे वाले, नेचुरल नंबर, है ना। तो बोल रहा है एक्स अपॉन वाई इज ऑड और एक्स वाई क्या हो जाएगा 12। तो क्या हो सकता है। तो अगर मैं इसको देखता हुआ चलूं तो एक ही ऑप्शन है मेरे पास, वो है पता है क्या, 6,2। और वो भी तभी पता चलेगा जब मैं इन दोनों को मिक्स करूंगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, अगेन इन दोनों का, इस कोई भी क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन। ठीक है, चलो अगला देखो। बोल रहा है अ सर्टेन अमाउंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन एक्स वाई जेड, हु रिसीव्ड द लीस्ट अमाउंट, एक्स रिसीव्ड 4/5 ऑफ वाई प्लस जेड। सेकेंड कह रहा यहां से अकेले से तो नहीं निकलेगा, वाई रिसीव 2/7 ऑफ एक्स प्लस जेड। तो यार मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर मैं दोनों को सॉल्व करूंगा तो मुझे जैसा फील हो रहा है कि दोनों से आपके क्या होगा, दोनों से एक रेशियो बन जाएगा और इस क्वेश्चन का आंसर भी आपका क्या हो जाएगा, क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर भी, टी फॉर, अरे पेन पे क्लिक नहीं हो रहा क्या बात, तो सेकेंड ना, मिला, डिजिटल बोर्ड खराब हो गया, अरे आंसर होगा क्या, दी ऑप्शन। अब समझ में आया क्यों नहीं चल रहा था। वो भाई साहब छोटा सा मच्छर बैठा था यहाँ पे, उसकी वजह से ना, वो उसका भी क्लिक ले रहा था और यहाँ भी क्लिक ले रहा था, तो वो एक साथ दो जगह आप क्लिक नहीं कर सकते ना, इसलिए गड़बड़ हो रही। देख लो, एक मच्छर क्या क्या कर सकता है। आंसर क्या होगा, ये ऑप्शन। ठीक है, तो इस पेज पे भी दो डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन और दोनों का आंसर क्या है, सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है, इफ द एवरेज मार्क्स इन क्लास आर 60, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। हाईएस्ट मार्क्स है 70, लोएस्ट मार्क्स है 50। सर यहाँ से एवरेज पता दिख सकता है, लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताओ तो नहीं बता सकते। क्यों, अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तब बता सकता था जब मुझे टोटल मार्क्स पता होते, है ना, टोटल पता होता तो मैं यहां से निकाल सकता था। कैसे, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन टू से नंबर निकाल लिए, एवरेज निकाल लिया, इनटू नंबर ऑफ थिंग्स इक्वल टू सम। या तो सम दो या नंबर ऑफ थिंग्स दो, तो नंबर ऑफ थिंग्स मुझे चाहिए और सम मेरे पास गिवन नहीं है। फिर एक्सक्लूजन ऑफ हाईएस्ट एंड लोएस्ट मार्क्स फ्रॉम द क्लास डज नॉट चेंज द एवरेज, वो तो हमें भी पता है, फर्स्ट प्लस लास्ट लो चाहे सेकंड प्लस सेकंड लास्ट लो, उससे फर्क नहीं पड़ता, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो यहां से ना इस स्टेटमेंट से ना इस स्टेटमेंट से ना दोनों को मिक्स करके आंसर नहीं आ सकता। तो क्वेश्चन नंबर 66 का कौन सा आंसर होना चाहिए, ऑप्शन बी, क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड इवन बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट। ठीक है, चलिए अगला नीचे है क्या, हाँ ये रहा। क्या कह रहा है, बोल रहा है देयर आर थ्री डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स
whose sum is a prime number. What are the those three prime numbers? तो बोल रहा है their sum is less than 23 and one of the numbers is 5. तो अब आप बताओ मुझे क्या यहाँ पर हो सकता है, बताओ भाई। मेरे हिसाब से तो इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 67 का सी होना चाहिए, बोथ द स्टेटमेंट। बट बट सिर्फ इस चीज से आप नहीं अंदाजा लगा सकते कि दोनों प्राइम नंबर, तीनों प्राइम नंबर क्या होंगे ना। मैंने बोला है ना, अलग अलग स्टेटमेंट सॉल्व किया करो। फिर थ्री प्राइम नंबर है, उनका सम निकालना है, उस सम इज ऑल्सो प्राइम नंबर। तो उनका सम जो है वो 23 से लेस है, यानी कि 23 से लेस प्राइम नंबर में 19 हो सकता है, 17 हो सकता है ना, 13 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है। और प्राइम नंबर्स को ही ऐड करना है। तो सोचो कौन कौन से प्राइम नंबर ऐसे हैं जिनको मैं ऐड करूं और मेरा काम हो जाए, बताओ। बताओ कौन कौन से ऐसे प्राइम नंबर हैं जिनको मैं ऐड करूं और काम बन जाए। सोचो सोचो सोचो, कमेंट में फेंक के मारो क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, कि क्या जो मैंने पूछा है वो आप लोगों को, कितने लोगों को पता है कि नहीं। ठीक है, ये तो कमेंट में फेंक के मारने वाला सवाल है। सोचो भाई, क्या हो सकते हैं वो नंबर्स जिससे हमें ये पता चल रहा हो। बहुत आसान है, थोड़ा सा सोच के देख लो तो काम बन जाए। भैया 3, 5 और 11 क्या हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वाले स्टेटमेंट से ही मुझे आंसर मिल जा रहा है। और आंसर इसका कौन सा होना चाहिए? अगर मैं ऑप्शंस के मुताबिक चलूं तो ए फॉर आज की रात इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, 5, 3 और 11। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 68, अगेन डेटा सफिशियंसी। बोल रहा है एक्स प्लस वाई क्या इंटीजर होगा? आपसे ये पूछ रहा है, क्या एक इंटीजर होगा? 2x प्लस वाई एक इंटीजर है, तो एक्स प्लस वाई भी इंटीजर होगा। अच्छा, फिर स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि भैया एक्स प्लस 2y एक इंटीजर है। हमने कहा ठीक, तो x प्लस वाई भी इंटीजर होगा। जैसे चलो मैंने x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 5 ले ली, तो ये हो गया 4 + 5 यानी कि 9, एक इंटीजर है। ये कितना हुआ? 4 × 2 = 8 और 9 17, इंटीजर है। 4 + 10 कितना हुआ? 14, इंटीजर है। तो 17 और 14 के होने से आप ये कैसे कह पा रहे हो कि कोई भी दो डिजिट का सम आपके इंटीजर ही होगा? बताओ। यहाँ पे अगर मैं -5 और 5 कह दूं, -5 और 5 दोनों इंटीजर है भाई, -5 और 5 ये क्या हो गया? 0। ठीक है, ये कितना हो गया? -10 + 5, यहाँ से -5 आ गया, -5 + 10 यहाँ से 5 आ गया। अब बताओ क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर आपके मुताबिक? भाई मेरे मुताबिक इस क्वेश्चन का आंसर है आपके, हम भैया नहीं बता सकते इसको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर
69। बोल रहा है व्हाट इज द प्राइस ऑफ पी आर्टिकल, प्राइस ऑफ आर्टिकल पी, द कॉस्ट ऑफ पी इज नॉट मोर देन दैट ऑफ आर। कुछ और भी है सवाल में, ऊपर है, हाँ वही तो हम कहें। अ पर्सन बाइज 3 आर्टिकल फॉर ₹50, द प्राइस ऑफ क्यू इज 16 विच इज द लेस लीस्ट। तो ऑब्वियसली बात है, एक तो P और P प्लस Q प्लस R इक्वल्स टू है 50। Q की वैल्यू 16 है तो P प्लस R इक्वल्स टू हो गया 34। तो पहला ऑप्शन तो ये है मेरे पास, P इक्वल टू 17, R इक्वल टू 17। लेकिन बोल रहा है कॉस्ट ऑफ P इज नॉट मोर देन R, तो ठीक है, तो इक्वल हो सकता है, स्टेटमेंट वन एनफ है हमारा, बोलिए यही वाली बात कह रहा है। द कॉस्ट ऑफ R इज नॉट, आप क्या कहे, ये भी और ये भी दोनों किसकी बात कर रहा है, दोनों को इक्वलाइज ही तो कर रहा है। तो क्या होगा, दोनों स्टेटमेंट सेम ही बात कर रहे हैं, तो दोनों का ही आप यूज कर लेंगे। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा ये 70 पूछा है, हैज पी स्कोर्ड मोर मार्क्स ऑफ क्यू, पी क्यू आर एस एक टेस्ट में अपियर होना है। द सम ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाई पी प्लस क्यू, पी एंड क्यू इज इक्वल टू आर प्लस एस। तो यहां से क्या पता चल गया, यहां से क्या पता चला, यहां से तो कुछ भी पता नहीं चला। अगला कह रहा है द सम ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाई पी प्लस एस इज इक्वल टू क्यू प्लस आर, फिर भी यहां से क्या पता चला, कुछ पता नहीं चला। आंसर मिक्स कर लूं तब भी कुछ पता नहीं चल रहा। तो आंसर क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए इसका, इसका आंसर हम इन स्टेटमेंट्स को यूज करके भी नहीं निकाल सकते। चलिए क्वेश्चन नंबर 73, अगेन एक और डेटा सफिशिएंसी। क्या कह रहा है, एज ऑफ ईच ऑफ पी एंड क्यू इज लेस देन 100 years बट मोर देन 10 years, मतलब 11 से 99 तक। ठीक है, दोनों अगर इंटरचेंज कर ले, इफ यू इंटरचेंज द डिजिट्स ऑफ पी, द नंबर रिप्रेजेंट एज ऑफ क्यू, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस। इसमें तो कोई मेरे हिसाब से समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर पहला स्टेटमेंट को मैं देखता हूं P ग्रेटर है, तो मैं कह सकता हूं कि P की एज 81 और Q की एज 18, डिफरेंस मिल जाएगा मुझे। डिफरेंस बड़े आराम से मिल जाएगा। मैक्सिमम एज तो 99 ही हो सकती है, और मिनिमम एज कितनी हो सकती है, 11, है ना। तो बोल रहा है, बताओ क्या पहले वाले से आंसर मिल जाएगा। हम्म, क्वेश्चन नंबर क्या था ये, 73, हाँ। बताओ जरा पहले वाले से आंसर मिल रहा है, तो साहब मेरे हिसाब से तो पहले वाले से आंसर मिल रहा है। लेकिन दूसरा वाला जो कह रहा है ना कि P प्लस क्यू अपॉन P माइनस क्यू इक्वल्स टू 11/6। हम्म, तो क्या यहां से, क्या यहां से आप निकाल सकते हैं P और Q का डिफरेंस। तो भैया P और Q का डिफरेंस वैसे तो यहीं पे 6 साल दिखा रहा है, और 6 का कोई मल्टीपल होगा। तो वैसे अगर इसको वैसे सॉल्व करूं मैं, इसको इसके इक्वल और इसको इसको इक्वल रख के, तो 11 + 6 17/2, ये P की वैल्यू हो गई, और 11 - 6 5/2, ये Q की वैल्यू हो गई। तो Q की हो गया कितना, ये हो गया 8.5, और ये कितना हो गया 2.5, तो अगेन क्या हो गया हमारे 6। ठीक है, चलो
तो अब इसके जरा एक बार ऑप्शन पे नजर डालना। कोई भी एक स्टेटमेंट पकड़ लो, उससे आपका आंसर निकल जाएगा। ए फॉर आज की करेक्ट। ठीक है। डेटा सफिशिएंसी देखने में जितनी आसान है ना, उतनी टफ भी है। मेन स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कराना है, प्रदीप बिकम्स आइदर डायरेक्टर और अ प्रोड्यूसर। और अगर वो डायरेक्टर बनता है तो प्रोड्यूसर नहीं बनेगा, प्रोड्यूसर बनता है तो वो डायरेक्टर नहीं बनेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, कहते हैं ये पी और एस को एक साथ लेके चलो, आर और क्यू को एक साथ लेके चलो, तभी मिल पाएगा, यानी कि सी फॉर सिविल सर्विसेज इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इतना सा सवाल था। क्वेश्चन नंबर 75, क्या कह रहा है बेटा? क्या कह रहा है बच्चे? ए प्लस बी का मतलब है ए माइनस बी। ठीक है, इक्वेशन दे रखी है 10 + 30 -100 इंटू 50 + 25। तो प्लस की जगह तो लगाओ माइनस, मल्टीप्लाई की जगह लगाओ प्लस, माइनस की जगह लगाओ मल्टीप्लाई। ठीक है, और प्लस की जगह, भाई ये डिवाइड तो नहीं है जो मुझे प्लस लग रहा हो। हाँ, ये लास्ट वाला मेरे हिसाब से, एक सेकंड रुकना, पेपर में कुछ ब्लरी ब्लरी दिख रहा है, एक सेकंड प्लीज, है ना। या इट्स डिवाइड, तो यहाँ गड़बड़ हो गई। और डिवाइड के बारे में क्या लिखा है? ए डिवाइड, अच्छा डिवाइड का मतलब है प्लस। ये जो लास्ट वाला है ना, ये डिवाइड है, और इसका मतलब है प्लस, और इसका मतलब मल्टीप्लाई का मतलब था डिवाइड। ठीक है, और प्लस का मतलब है माइनस। तो सबसे पहले क्या सॉल्व होगा? डिवाइड, 50 × 2 फिर मल्टीप्लाई 10 - 60 + 25, है ना। अब पहले एडिशन सॉल्व होगा, तो -60 + 25 कितना होता है बेटा? -35। तो 10 - 35 कितना आया? -25। एक बार जरा मुझे इक्वेशन को फिर से चेक करने देना। ए प्लस बी का मतलब है ए माइनस बी, ए माइनस बी का मतलब है ए क्रॉस बी। ठीक है, हाँ, माइनस की जगह क्रॉस लगा है, क्रॉस का मतलब है डिवाइड, ठीक है, और डिवाइड का मतलब है प्लस, है ना। और आंसर निकल के आया है हमारा डी फॉर देवटी, यानी कि कितना आपके -25, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये तो इसी पेपर पे खत्म हो रहे हैं। चलो, ए, क्या कह रहा है? P means greater than, okay. Q means lesser than, R means great not greater than, S means not lesser than। नॉट लेसर देन का मतलब होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट ग्रेटर देन का मतलब होता है लेसर देन इक्वल टू। तो यहाँ दे रखा है 2x और इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3y, और t का मतलब क्या था? इक्वल, एंड 3x इक्वल टू 4z, है ना। तो बोल रहा है क्या 9y ग्रेटर होगा 8z से? तो इधर और इधर 2 की मल्टीप्लाई कर लो, कितना हुआ? 6x इक्वल्स टू 8z, है ना। तो इधर भी मल्टीप्लाई करो जरा, तो ये क्या है? 2x है ना, 2x है,
तो इसको अगर हम ऐसे कर लें, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ से पता चलेगा मुझे कि 6x ग्रेटर देन इक्वल है 9y से। 6x मतलब 8z ग्रेटर देन इक्वल है 9y से, तो 9y कैसे हो जाएगा? रॉन्ग है। फिर q क्या मतलब है? लेसर देन x लेसर देन है 2y से। y नॉट ग्रेटर देन यानी कि y लेसर देन इक्वल है z से। तो क्या x लेसर देन इक्वल होगा z से? तो अगर मैं यहाँ 2 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, तो x जो है वो लेसर देन इक्वल टू होगा 2z के, यानी कि z से ग्रेटर हो सकता है, z से ग्रेटर हो सकता है। ठीक है। और अगर इसको ऐसे भी कर लो कि अच्छा भैया y जो है वो z/2 है ना, z/2 है, या y का यहाँ से y यहाँ से लेसर देन है ना z से इक्वल है, तो अगर मैं यहाँ पे भी इसको रख दूं तो x लेसर देन होगा 2z से। लेकिन z से होगा कि नहीं होगा, हम ये वाली बात नहीं कह सकते। तो ये भी क्या है? रॉन्ग है। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा इसका? डी फॉर देवटी करेक्ट आंसर हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कोडिंग डिकोडिंग का है, बताइए क्या करना है। प्लेस वैल्यू, तो 1 2 3 4, यार साफ पता चल रहा है, इनकी मल्टीप्लाई कर लो, 24 आ जाएगा। 5 6 7 8 मल्टीप्लाई कर लो, इतना आ जाएगा। फिर ये कितना है? 9 × 10 × 11 × 12 मल्टीप्लाई करूंगा, आंसर आएगा 11880। ए फॉर आज की रात करेक्ट आंसर। कोडिंग डिकोडिंग में तो फालतू इतना सोचने की जरूरत नहीं। अगला एक और मजेदार क्वेश्चन। पॉट को ए टॉप लिख दिया, ट्रैप को अपार्ट लिख दिया, उल्टा कर दिया, मतलब वर्ड उल्टा कर दिया, ए जोड़ दिया, तो यहाँ क्या होगा सर? AANERA। तो लोग यहाँ एक गलती कर सकते हैं, इसको अनियर बना देंगे, है ना, ये गलती लोग कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल इसका आंसर क्या होगा? E। यहाँ गलती मत करके आना। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 79 सीरीज का क्वेश्चन है। बेटा यहाँ जो पैटर्न इसने चलाया था ना, वो पैटर्न चलाया था n³ + n² + n का। ये क्या है? 3 1 का क्यूब +1 +1। ये क्या है? 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर +2। ऐसे ये क्या है? 3 का स्क्वायर +3 स्क्वायर +3। ऐसे ये क्या है? अब यहाँ पे अगले में क्या होना चाहिए? 5 का क्यूब +5 का स्क्वायर +5। तो कितना हो जाएगा? 155। बी फॉर बाहुबली करेक्ट। अब देख लो 2024 में ही नंबर सीरीज का कितना बढ़िया क्वेश्चन है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 80। एक बार में तो जल्दी ये किसी को समझ में आने वाला नहीं है, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, PQRST है, रिप्रेजेंट 4 5 10 12 15। इट इज नॉट नोन कि कौन सा नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन मुझे दिया क्या है? Q - S = 2S, यानी कि Q = 3S और T = R + S +। तो अब Q = अगर 3S है,
तो एस की वैल्यू या तो 4 होगी या 5 होगी। क्यों? 3 4 ज़ा 12 और 3 5 ज़ा 15। तो अब अगर एस की वैल्यू मैंने 4 ली, तो क्यू की वैल्यू कितनी हो गई? 12। तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? आर प्लस 4 प्लस 3 यानी कि 7। ठीक है। तो भाई मेरे पास बचा क्या है? अब एक तो बचा है 5 और एक तो बचा है 10। तो अगर आर की वैल्यू मैंने 10 रख दी, तो भाई साहब 17 हो गई टी की वैल्यू। पॉसिबल नहीं है। तो आर की वैल्यू मुझे क्या रखनी पड़ेगी? 5। तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 12। तो ये दोनों एक साथ तो 12 नहीं हो सकते ना, कि अलग अलग नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब क्या करें? अब एस की वैल्यू 5 रखें, तो क्यू की वैल्यू कितनी हो गई? 15। तो टी इक्वल्स टू कितना हो गया? आर प्लस 8, है ना। तो आर की वैल्यू क्या रख सकते हैं? 4। तो टी की वैल्यू हो गई 12 और पी की वैल्यू कितनी हो गई? 10। मुझसे पूछा है पी प्लस आर माइनस टी, यानी कि 10, और आर हमने कितना माना था अभी? 4 प्लस 4 माइनस टी। टी कितना है? 12। कितना आएगा आंसर यहाँ पर? 2, यानी कि बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर। अब जो उस बच्ची ने क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, कहाँ गया क्वेश्चन? आई थिंक यहाँ पे था, और पीछे, से भी पीछे था। आई थिंक यहाँ था, यस। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा है। ठीक है। मैं इस बच्चे को टाइम स्लॉट भी इसके कमेंट पे रिप्लाई कर दूंगा कि इस टाइम स्लॉट पे आपको मिल जाएगा आपका आंसर। ठीक है। वीडियो अपलोड होने के बाद ही बता पाऊंगा। ठीक है। चलिए, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जब भी हमसे ऐसी चीजें पूछी जाती हैं कि हमें इक्वल साइज की बॉटल्स बताओ किसमें इतना फिल किया जा सकता है, जब भी ऐसी बातें करी जाती तो हमें वहां पर एचसीएफ निकालना होता है। और अगर मुझसे ऐसा पूछा जाता है कि ये सेम दोबारा कब ऐसा ही होगा, तब वहां पर एलसीएम निकालना होता है बच्चे। तो कैसे निकालते हैं एचसीएफ का? एक तरीका आपके क्या होता है कि आपको जिनका भी एचसीएफ निकालना है ना, उनका डिफरेंस निकाल लो। कितना होगा इन इसका डिफरेंस? तो साहब 12 - 9 कितना होगा? 3। 12 - 9 3, और ये हो गया 133। जब मैंने इसको ब्रेक किया, तो इसका ब्रेकिंग पॉइंट जो भी होगा, एक फैक्टर्स जो होंगे, वो वहां से आप एचसीएफ पता कर। ये कितना हो गया? 7 इंटू, क्या होगा इसका वो, कितना बन रहा था, दिमागी काम करना बंद कर दिया अब तो। ठीक है, 133 के वो क्या होंगे फैक्टर्स? आज दिमाग खत्म, अब खत्म हो गया। रात के 3:29 हो रहे हैं, 3:30 मतलब। ठीक है। और यहाँ तक आते आते अपना काम खत्म हो गया। ठीक है। हाँ, 7 × 9 9, हाँ सही तो है यार। मैं 99 और 7 पता नहीं क्या क्या सोच रहा। 7 की पावर 1 और ये 19 की पावर 1। नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होगा? नंबर ऑफ फैक्टर्स हो गए 1 + 1 एंड 1 + 1, यानी कि 2 × 2 4। अब 4 बॉटल्स मुझे चाहिए। एक 1 लीटर की हो गई, एक 7 लीटर की हो गई, एक 19 लीटर की हो गई, और एक 133। तब इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा? इनका एचसीएफ 7 हो जाएगा। आप चाहें तो दोनों नंबर्स को डिवाइड करके देख। ठीक है। आप डिवाइड करके देख सकते हैं, इनका एचसीएफ 7 हो जाएगा। या फिर सॉरी, एचसीएफ 7 क्या होगा? 19 होगा। ठीक है। या 133 होगा। क्या होगा एचसीएफ? चीजें हैं, 3 फैक्टर हैं। क्या होना चाहिए एचसीएफ? बताइए।
बताइए क्या होना चाहिए HCl। अब आपको नजर नहीं आ रहा है कि इसके चार फैक्टर हैं। कौन कौन से हैं? 1 है, 7 है, 19 है, 133 है। हाईएस्ट कौन है? 133 ना। तो वो डिफरेंस ही क्या हो गया था उसका? CF हो गया था। और बॉटल्स की रिक्वायरमेंट कितने की थी मुझे? तो बी फॉर बाहुबली। ठीक है बेटा, उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। और मैं ये भी बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन किसने पूछा था। ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने आप लोगों से कहा था कि अगर कोई क्वेश्चन ना समझ में आए तो प्लीज़ मुझसे दोबारा पूछ लेना। उस बच्ची ने पूछा। ठीक है, बच्चे ने पूछा, पहले मैं भी देख लूँ। हाँ, काजल ने पूछा था। थैंक यू काजल फॉर आस्किंग। ठीक है, क्वेश्चन। थैंक यू सो मच बेटा। एंड मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ इस बात को फॉलो करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, आप मुझसे वो क्वेश्चन रिपीट करवा लें। मैं आपको उसके आपके कमेंट पे रिप्लाई दे दूंगा कि मैंने उस वीडियो का आपको शॉर्ट बना के दे दिया है, या फिर मैंने अगले वीडियो में उसको कवर कर लिया है। मैं आपको कमेंट पे रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ठीक है। तो डोंट वरी बेटा। मैं इस बच्ची को रिप्लाई दे रहा हूँ कि 1 hour 25 minute पे आप देख लेना, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है। चलिए, तो आप बहुत अच्छा लगता है अगर आप लोग कमेंट्स करते हो। और यार देखो, इतनी मेहनत से तुम्हें ये सॉल्यूशन करा रहा हूँ, इजी इजी कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, इजी इजी तरीके बता रहा हूँ, सारे कॉन्सेप्ट एक्चुअल में क्या है वो बता रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें एक लाइक और शेयर तो डिजर्व करता है। और कमेंट करके बताना मुझे इनमें से कौन कौन से क्वेश्चन तुमने स्किप किए थे और अब नहीं करोगे, ये भी। तो थैंक यू सो मच, हैव फन, बी सेफ, हैव अ गुड डे, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो धमाकेदार होने वाली है। क्यों? 2023 जिसपे इतना हंगामा करा गया। टफेस्ट है, टफेस्ट है, टफेस्ट है। 23% करो क्वालिफाइंग परसेंटेज। ठीक है, उनको मैं दिखाऊंगा कि नहीं था लाल, आपकी गलत फहमी थी, आपको नहीं आता। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो टफ है। ये कहिए कि आपको नहीं आता, उसको टफ का नाम ना दे। ठीक है। टफ सिर्फ एक ही चीज है, वो है क्या? जो रामानुजम की अनसॉल्व्ड इक्वेशन है, उसको कोई सॉल्व नहीं है, वही टफ है भाई सॉल्व करना। वो भी कोई ना कोई आएगा कर देगा, है ना। तो डोंट वरी, कोई चीज टफ नहीं है, कोई चीज नामुमकिन नहीं है। ठीक है। चलिए, सो थैंक यू सो मच, हैव फन, बी सेफ, बाय, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीक। बाय बाय, लव यू ऑल, हैव फन, बाय बाय।